हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेईई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लास 11 केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसके अंडर बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि रिएक्शन बेस्ड ऑन द हीट। इसमें दो कैटेगरी बेटा आई थी। एक आई थी एंडोथर्मिक, जहां एनर्जी की बेटा यानी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। सेकेंड कैटेगरी थी एक्सोथर्मिक, जहां बेटा रिएक्शन में हीट रिलीज हुई थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्शन दो टाइप की होती हैं। एक वो जो केवल सिंगल डायरेक्शन में जाए, उसको अपन बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिर हम लोगों ने दूसरी हम देखी कि रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में अचीव करे। और आज बेटा हम लोगों का टॉपिक बेटा वो है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम के कौन से फीचर है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको देख के हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है या नहीं है। दूसरा पॉइंट रहेगा बेटा कि एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या है, या कंसंट्रेशन क्या है, या मोलरिटी क्या है। अब बेटा इसका सिंबल्स होता है यानी कि ब्रैकेट इस हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्लियर? तो आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बेटा आपके इस चैप्टर से कम आपके आने की मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम दो क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं नीट में हर साल। क्लियर? तो आइए देरी ना करते बेटा स्टार्ट करते बेटा शहरयार खान सर के साथ बेटा। ओके बाय। बेटा आज का टॉपिक है बेटा, टॉपिक ये है बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बेटा अब इतने बार इतना लंबा इक्विलिब्रियम अपन बार लिखने वाले नहीं है, तो इसको बेटा मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको शॉर्ट में बेटा ऐसे लिखना है ई क्यू और यू और ऊपर एन लिख देना। ठीक, और जैसा आप लिख देना शॉर्ट में ये इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इक्विलिब्रियम बेटा कब पाएंगे, तो पहली बात कौन सी बेटा, जो इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होती है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये केवल और केवल यानी जो रिएक्शन बेटा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में अचीव करें उनके लिए एक प्रॉपर्टी है। तो पहले हम लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन ओनली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? तो पहला पॉइंट लिखना बेटा ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि इट इज ओनली applicable for reversible reaction। रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बेटा रिवर्सिबल मतलब यानी कि वो रिएक्शन जो बेटा फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी जाए, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। क्लियर नहीं है? हाँ, पहला पॉइंट तो ये। अब हम इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा डायनामिक, मतलब कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो चेंज ना हो विद टाइम के रिस्पेक्ट। क्लियर? हाँ, लिखिए बेटा इसको। ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पर लिखना द कंसंट्रेशन अब बेटा इस कंसंट्रेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखना सीखिएगा। ठीक, कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ reactant, concentration of reactant and product is do not change with time, यानी टाइम के साथ कोई भी चेंज ना हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, तब उस स्टेज और उस कंडीशन को अपन बोलेंगे ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है।
मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में अचीव हो रही है। क्लियर नहीं है? हाँ, इस पार्ट को बेटा ये इसे लिखना ही है, इस तरह लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और जो प्रोडक्ट है तो इसकी बेटा कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, हो सकता है 2 मोलर हो, 3 मोलर हो, और ऐसे इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, तो इनकी कंसंट्रेशन और इनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड जाएगी उतनी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी एट सेम रेट। और ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बिग ग्राफ के साथ डिटेल में डिफाइन किया था। मैंने रेट के कंसंट्रेशन के दोनों ग्राफ मैंने आपको ये बताया था। मैंने ये भी बताया था कि फॉरवर्ड जाएगी तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, बैकवर्ड जाएगी तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पिछले लेक्चर में ग्राफ मैंने। क्लियर? तो इसलिए अगर आपको अच्छे से देखना है तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, जिससे क्या होगा आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आपको क्लियर नहीं है? हाँ, और लिखना पर ये सब इसके मेन पॉइंट्स है। क्लियर? थर्ड पॉइंट है पर ये लिखना, द इक्विलिब्रियम condition, the equilibrium state when the reactant and यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट जब रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज डू not change with any catalyst। क्लियर है? ये बेटा आप इसको रिएक्शन की जो रेट है उसको फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, क्योंकि कैटलिस्ट ऐड करने पे तो जो रेट होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में रेट बढ़ता है। तो इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? क्योंकि आप खुद देखिए बेटा, अभी आपको मैं लिखवाऊंगा आगे पॉइंट, तो जो रिएक्टेंट है और ये बेटा प्रोडक्ट है, तो अगर आपने कैटलिस्ट ऐड भी कर दिया तो आपको पता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम स्पीड से चलती है। तो अगर कैटलिस्ट डाला तो रिएक्शन दोनों ही फॉरवर्ड में और बैकवर्ड सेम रेट से बढ़ेगी। तो इसलिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर? तो इसी पॉइंट को ये भी बोल सकते हैं कि बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डू नॉट चेंज। क्लियर? बस इतना कर सकते हैं कि कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बिग ग्राफ के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या इफेक्ट करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या इफेक्ट करेगा। नेगेटिव कैटलिस्ट जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा उसके बेटा टाइम को बढ़ा देगा, जबकि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है बेटा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसके अचीव को वो टाइम को कम कर देगा। क्लियर? और ये आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिटेल किया था मैंने। क्लियर था? इसको अच्छे से बेटा नोट करो। इसको ये सब मेन पॉइंट बेटा, एक एक पॉइंट बेटा पॉइंट जी बेटा समझ कर रहिए। हाँ, इतना क्लियर बेटा नहीं है? हाँ, और लिखिए बेटा पढ़िए। फोर्थ पार्ट लिखना, लिखना द इक्विलिब्रियम state is by the addition of catalyst। अगर कैटलिस्ट आपने ऐड कर दिया तो अब बेटा
अभी चाहे कंसंट्रेशन बोले, चाहे मोल बोले, चाहे वॉल्यूम बोले, चाहे प्रेशर बोले, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में इक्वल ही बढ़ेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी चेंज नहीं होगा। और ये एग्जाम के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये वाला ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कैटलिस्ट ऐड कर दिए जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर रहिए, तो नोट करना बेटा, ये इसी पॉइंट लिखवा रहा हूं। द इक्विलिब्रियम स्टेट इज व्हाई द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट द कंसंट्रेशन, बेटा शॉर्ट में लिख दिया, कंसंट्रेशन कह सकते हैं या वॉल्यूम कह सकते हैं या प्रेशर कह सकते हैं, प्रेशर इज do not change the equilibrium state, क्लियर। हाँ, दोनों पॉइंट बेटा यहाँ पर है, कैटलिस्ट है, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, इनसे बेटा कोई भी चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम। क्लियर, चाहे कैटलिस्ट ऐड कर दे, चाहे कंसंट्रेशन चेंज कर दे, चाहे वॉल्यूम चेंज कर दे, चाहे प्रेशर, इनसे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो इसका रीजन ये है कि रिएक्शन आर इक्वली इंक्रीज, जो रेट होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो दोनों सेम रेट से बढ़ेगा, इसलिए अपन बोलेंगे कि कोई भी चेंज में नहीं आएगा। क्लियर। हाँ, फिर लिखना बेटा अपन 5 पॉइंट। एक फीचर इनका ये भी बेटा कि जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है, तो इसको इक्विलिब्रियम को हम ये नहीं कि केवल हम फॉरवर्ड के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि केवल बैकवर्ड के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन है बेटा, हम इसको कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, आइदर फॉरवर्ड आइदर क्या बैकवर्ड। क्लियर नहीं है? हाँ, अच्छे से नोट करो। लिखना द इक्विलिब्रियम is achieved either from forward direction and either from, या तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं और चाहे आप क्या either from backward डायरेक्शन। क्लियर, ये डायरेक्शन मॉडल क्लियर। तो इसलिए लिखा है कि इक्विलिब्रियम को हम कहीं भी बेटा प्राप्त कर सकते हैं। डिपेंड बंद करो, चाहे फॉरवर्ड बोले चाहे बोले वो बैकवर्ड, दोनों में ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को। क्लियर। और बेटा 6 पॉइंट, ये सब एनसीईआरटी में पॉइंट आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी में। क्लियर रहिए। हाँ, फिर लिखना बेटा, लिखना द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो क्या हुआ बेटा, लिखना at this stage the rate of forward बेटा इसको आप ऐसे मान लीजिए, ठीक, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, इक्वली होगा। क्लियर रहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड आप उसको इस तरह ले सकते हैं, बैकवर्ड इज सेम। क्लियर। तो इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन होगी बेटा, इस पे क्या होगा बेटा, जो रेट फॉरवर्ड रेट होगा और जो बैकवर्ड रेट होगा वो क्या होगा, सेम रेट से रिएक्शन हम अचीव करेंगे इसको। क्लियर।
ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है तो फॉरवर्ड रेट ज्यादा होगा कि बैकवर्ड रेट कम होगा, या फॉरवर्ड रेट कम होगा या बैकवर्ड रेट ज्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के दोनों कैसे बेटा ये सेम होंगे। ये देखिए बेटा इस तरह से, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो आप बेटा ये देखोगे कि जो फॉरवर्ड का रेट है और जो बैकवर्ड का रेट है, इनका कंडीशन क्या होगा बेटा, यानी कि फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड जो रेट है वो रेट आर इक्वली होगा। क्या होगा, इक्वली, यानी सेम होगा, क्योंकि हम मेंशन कर चुके हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर। अब ये ऐसा नहीं बेटा कि इक्विलिब्रियम पे ये जो रिएक्शन रुक जाएगी, रुकेगी नहीं है, ये सेम रेट से या सेम स्पीड बोल सकते हैं, ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाएगी। फर्क ये है कि ये स्पीड क्या होगी, सेम स्पीड होगी, जितनी स्पीड फॉरवर्ड होगी उतनी स्पीड बैकवर्ड होगी, सेम स्पीड। तो अपन उसको बोलेंगे कि रिएक्शन क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट। यही रीजन है इसका कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम स्पीड होने की वजह से इनका रेट सेम होता है, इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, इनका प्रेशर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्लियर। ये है इनके इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। क्लियर। हाँ, नोट करो अच्छे से बेटा, तभी एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक। हाँ, अच्छे से बेटा इसको लगाइए। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो इक्विलिब्रियम को जल्दी प्राप्त कर देते हैं, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं इक्विलिब्रियम प्राप्त होने में काफी टाइम लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं बेटा ये, क्योंकि नेगेटिव कैटलिस्ट स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम हमें जल्दी प्राप्त हो जाता है। अब बेटा ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको विद ग्राफ के साथ एक्सप्लेन किया था। क्लियर ना ये। हाँ, आइए अब एक पॉइंट और लेते हैं हम पर, ये इस इक्विलिब्रियम पे लेकिन आप तो इतने पॉइंट्स बेटा हमारे क्या हो गए, लगभग ये 6-7 पॉइंट हो गए कि इक्विलिब्रियम वाले। मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और इनके सारे ग्राफ मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन किए थे जो एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं। क्लियर। हाँ, अब एक वर्ड आता है बेटा कि रेट किसको बोलेंगे अपन, प्लस एक्टिव मास किसको बोलेंगे। रेट जहां वर्ड आता है बेटा, रेट का मतलब होता है ये टाइम के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कोई भी कहीं रेट हो मतलब है पर यूनिट टाइम। अब बात आ रही है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन है तो मतलब रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट होगी ना, तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, या ऐसा होता है प्रोडक्ट से अनरिएक्टेंट, यानी फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो वहां यानी रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है बेटा, ये डिफाइन किया रहता है कि कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अपन क्या बोलते हैं इसको, रेट के नाम से डिफाइन करते हैं। क्लियर रहिए, रेट। तो आइए लिखिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इसी के बाद फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्टिव मास। और एक्टिव मास पूरे चैप्टर बेटा आपका ये जो होगा, जहां जहां कैसे निकालो बेटा वहां वहां आपका एक्टिव मास यूज होगा। क्लियर। अच्छे से बेटा एक एक पॉइंट अब कोशिश करना बेटा, एनसीईआरटी की जो मैंने फीचर बताए हैं ये जरूर रीड कर लेना एनसीईआरटी के, और सारे पॉइंट एनसीईआरटी से है। क्लियर। आप देखिए बेटा यहाँ पर इसको लिखिए बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बेटा, बहुत ही आसान है बेटा। कहना चाहे रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे बेटा मैं आपको बताना चाहूँ रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन आप इट डिफाइन, इसकी बेटा चेंज कर दो ना, अच्छा नहीं लग रहा ना, पिंकी अच्छा लगता है और पिंकी की बेटा ले लेते हैं। क्लियर। आइए देखिए पिंकी कैसे लिखेंगे बेटा, निबंधन पिंकी नाराज आई बेटा, देखिए बेटा लिखना इट डिफाइंड द, इट डिफाइंड द concentration present
पर यूनिट टाइम, यानी कितनी कंसंट्रेशन है किसी कंटेनर में, तो उसको डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन प्रेजेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर है ये? हाँ, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर। मन नहीं लग रहा सर, कैपिटल आर भी आप बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। क्लियर? रेट इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, डिपेंड आवर द चॉइस। क्लियर? आप देखिए बेटा यहाँ पर जैसे हमने लिया ए लिया, आ जाओ, ये लिया कोई रेक्टेंगल लिया और इनसे कहा आओ तुम कुछ बनाओ। इनने कहा हम वही बनाएंगे बेटा जो अक्सर बनाते हैं, तो बेटा यहाँ प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया। क्लियर? तो आप देखोगे यहाँ हो सकता है इसकी वैल्यू बेटा 2 मोलर, इसकी कोई वैल्यू होगी ना, तो मैंने 2 मोलर मान सकते हैं या आप 1 मोलर भी मान सकते हैं, जो आप मान सकते हैं। ठीक, अब इसकी वैल्यू बेटा देखोगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रेक्टेंगल की कुछ ना कुछ इसकी जो अमाउंट है यानी कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होगी, और यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। क्लियर? इसी को बोलते हैं कि कंसंट्रेशन कितने यूनिट टाइम में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है बेटा कि यहाँ कंसंट्रेशन T बराबर 0 पर 2 मोलर है तो यहाँ अब कितनी होगी बेटा, ये 0 मोलर होगी। ऐसा होगा बेटा कि हो सकता है 1 सेकंड पे बेटा इसकी वैल्यू कुछ घटके बची हो, तो हो सकता है यहाँ बेटा कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू मुझे प्राप्त होगी। फर्क ये है कि हो सकता है यहाँ पर 1 मोलर हो या हो सकता है यहाँ पर 1 मोल से कुछ कम हो, लेकिन होगी इसकी कंसंट्रेशन जरूर, क्योंकि कैसे से टाइम बढ़ेगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर? तो अब इसी को बेटा बोलते हैं, यानी कि रेट को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अपन इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और इसको बेटा बोलते हैं रेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रेट के नाम से जानते हैं। अब इनकी अगर यूनिट पूछोगे तो यूनिट जी के कंसंट्रेशन कहेगी, आओ मेरी यूनिट लिख दो, तो हम इसकी यूनिट बेटा क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम। तो आओ लिखो बेटा, यहाँ पर क्या हो गए, मोल्स और अपॉन वॉल्यूम। अब ये भाईजान क्या है यहाँ पर, ये टाइम है। आप जानते हैं बच्चों मोल या वॉल्यूम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम बेटा ये टी है तो टी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं यानी कि मोलर अपॉन टाइम। क्लियर नहीं है? और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड या मिनट, जो आप लिखना चाहें। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं सेकंड लिख दे रहा हूँ। तो डिपेंड है चॉइस बेटा कि एग्जामिनर में वो यानी सेकंड भी बोल सकता है, मिनट भी बोल सकता है और आवर भी बोल सकता है, जो हम लोग आगे इसके क्वेश्चंस डील करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लियर है ये? तो इसका बेटा यूनिट क्या आ गई यहाँ पर, यूनिट आ गई इसकी बेटा, यूनिट क्या आ गई यहाँ पर, यानी कि मोलर अपॉन सेकंड। बेटा ये ऊपर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, इस तरह बोल सकते हैं, और यहाँ मिनट आवर कुछ भी हो सकता है। क्लियर नहीं है? आइए हम लोगों ने रेट डिफाइन कर लिया, ये चीज यहाँ पर कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। क्लियर? यानी रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हैं एक्टिव मास बोलते हैं। अब ये जो एक्टिव मास होता है बेटा, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था, और एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल्स बनाया था। और उस सिंबल्स को बेटा अपन कैसे लिखते हैं पता है, इस सिंबल्स को ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे, और डिब्बे के अंदर इसको बंद कर दो। यहाँ बेटा हो सकता है कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, तो ऐसा इन्होंने एक स्क्वायर फॉर्म दिया ब्रैकेट के, बोला ये मेरा एक्टिव मास है, अब मैं एक्टिव हो गया। क्लियर? ऐसा उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा, चलो ठीक है इस सिंबल को क्या मान लेते हैं, एक्टिव। जैसे मानते हैं आपने कहा उस समय आप होते, बोले नहीं
मैं एक्टिव मास का सिंबल ऐसे बनाऊंगा। तो आज हम लोग ऐसे नहीं, आज हम लोग एक्टिव मास के सिंबल्स को ऐसे पढ़ते होते, लेकिन फर्क क्या है, साइंटिस्ट ने ऐसा अच्छा लगा उसको, तो इस तरह से एक्टिव मास रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगली हेडिंग क्या बेटा यहाँ पर, अगली हेडिंग बेटा यहाँ पर लिखना एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास, एक्टिव मास बेटा, या और इसके भी नाम है, बहुत सारे नाम इसको है। तो एक्टिव मास क्या है, इसको कंसंट्रेशन बोल सकते हैं इसको, और या बेटा इसको बोल सकते हैं मोलरिटी। मोलरिटी मत बोलना, मोलरिटी बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे इसको, मोलरिटी, ठीक। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा एम से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा सी से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ऐसे। ये बेटा इनके सिंबल्स है बेटा। एक्टिव मास को रिप्रेजेंट इससे, कंसंट्रेशन को सी से, मोलरिटी को एम से। ये हालांकि वर्ड अलग है लेकिन सबका मीनिंग 100% सेम है। वो क्या सर, मोल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो लिखिए बेटा इसका मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पर लिखना कि एक्टिव मास किसको बोलते हैं, लिखना it defined as the moles present per unit वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन क्या है, या मोलरिटी क्या है, या क्या है एक्टिव मास का। क्लियर? तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर आप इसको इस तरह बेटा लिख सकते हैं एक्टिव मास। ये अब पूरा जो चैप्टर बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम है, वहां कहीं भी ये सिंबल्स दिखेगा तो अपन मान जाएंगे कि क्या हो तुम तो एक्टिव मास हो। क्लियर ना? ये तो इस पार्ट बड़ा याद कर लेना कि ये क्या सिंबल्स है। जहां केसी निकालोगे तो वो केसी बेटा इसी की हेल्प से निकालो, ठीक। तो ये बेटा क्या है यहाँ पर, ये इसको बोल दिया मोल्स अपॉन वॉल्यूम बोल दिया, या इसको बोल सकते हैं बेटा हम लोग कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, या इसको मोलरिटी भी बोल सकते हैं, ठीक। ये है बेटा इसके सिंबल्स है इसके। इतना क्लियर बेटा ये? हाँ, क्या है इसके सिंबल। अगर इनकी यूनिट लिखेंगे बेटा तो यूनिट क्या आएगी बेटा इसकी, यूनिट आएगी बेटा इसकी लिखना, आने की बोल सकते हैं मोलरिटी, मोलरिटी नहीं मोलर। यूनिट क्या आएगी बेटा यहाँ पर, मोलर, आने की एम बोल सकते हैं, प्लस यहां से बोल सकते हैं यहाँ पर मोल अपॉन, और वॉल्यूम की बेटा क्या होती है लीटर। तो ये यहां से आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। हाँ, अच्छे से नोट कीजिए बेटा, ये एक्टिव मास क्या है क्या नहीं है। एक्टिव मास बिल्कुल नॉर्मल बच्चों वाला सवाल है बेटा, ये इतना क्लियर नहीं है कि एक्टिव मास हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब कैसे नहीं जानेंगे इस एक्टिव मास को, समझ गया ना ये। अब आपको मैं इसके कुछ और फॉर्म दिखाता हूँ। ये आप जानते हैं मोल क्या होता है बेटा, मोल, मोल्स बेटा एन से, जो स्मॉल एन होता है रिप्रेजेंट करते हैं, इसका बेटा वैल्यू होती है बेटा यहाँ पर मोल्स की, वो होती है वेट अपॉन, और यहाँ लिख सकते हैं बेटा मोलर मास। इतना क्लियर बेटा? ये मोल्स क्या होते हैं, वेट और मोलर मास। बेटा जो वेट होता है ना, इसको हमेशा ग्राम में लेंगे, कभी भी मोल्स में जो वेट होता है कभी केजी में नहीं लेंगे, हमेशा ग्राम में लेंगे। अब ये मोलर मास है, इसको बेटा हम लोग यानी जो कोई एलिमेंट होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा, हम ये उसका अलग अलग होगा, समझेगा ना ये। हाँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मोल्स इक्वल टू यानी कि वेट, अब बेटा किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा, और जो मोलर मास है बेटा इसको लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट। मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं, एक ही बात है।
तो ये क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया बेटा, ये मोल्स में मिल गया। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर ये जो एक्टिव मास होता है बेटा, ये एक्टिव मास है, ये कंसंट्रेशन बोल सकते हैं या मोलरिटी बोल सकते हैं। तो इसके फार्मूला क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। आइए इनको लिखिएगा, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं बेटा यानी कि W ग्राम, और यहाँ बेटा और ये मोलर मास नीचे आ गए, मोलर मास नीचे आ गए इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम। अब बेटा आपको पता होगा कि वेट और मोलर मास ये मैंने मोल लिख दिया, वॉल्यूम मैंने यहां लिख दिया। याद करो बेटा डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है बेटा, ये डेंसिटी बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, यानी कि रो बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है बेटा कितना वेट प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितना मास प्रेजेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड द डेंसिटी। क्लियर ना ये? तो बेटा एक फार्मूला यहां से क्या आ गया, यानी कि इसके फॉर्म में आ गया ये वाला। क्लियर? और ध्यान रखना बेटा ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम आप लोगे लीटर में लोगे। क्लियर? अगर ml में दिया है बेटा तो आप 1000 से क्या करोगे आप, और इसको मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर ना ये? तो ये क्या है लीटर में वॉल्यूम, ये ग्राम में है। अगर हम इसके फॉर्म में रखें बेटा तो बेटा देखिएगा इसकी जगह बेटा मैं ये नहीं लिख सकता क्या, यानी कि इसकी जगह वेट और वॉल्यूम की जगह मैं डेंसिटी लिख सकता ना। तो आप लिख सकते बेटा जो एक्टिव मास होगा क्या होगा यहाँ पर, वेट अपॉन बेटा वॉल्यूम को इधर लिख दो, ठीक। और ये मोलर मास है, इन मोलर मास को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ठीक। तो आप बेटा यहाँ पर देखना, आपको पता होगा ये चीज क्या है बेटा, तो आप कहोगे ये है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। तो आप देखिए यहाँ से एक फॉर्म और आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर ये एक्टिव मास ऊपर क्या आएगा बेटा, डेंसिटी आ जाएगी, और नीचे आएगा मोलर मास। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? तो ये फार्मूला भी आपको यहाँ पर आ गया, समझ गए? तो इतने फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम लेंगे लीटर में, एमएल में नहीं लेंगे, एमएल में देगा तो चेंज कर लेना, क्योंकि बेटा 1 लीटर बराबर कितना होता है बेटा, 1000 ml होता है। समझ गए ना ये? हाँ, ये एक्टिव मास के यहाँ पर क्या आ गया, डिफाइन आ गई है। क्लियर? आप देखते हैं बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होता है। फॉरवर्ड रेट क्या है, बैकवर्ड रेट है, कैसे लिखेंगे हम, यानी कि रिएक्शन दी हुई तब। देखिए बेटा इसको अब इसी का सहारा लेके लिखेंगे हम लोग कंसंट्रेशन का। देखना बेटा जैसे बेटा हमको कोई ये इक्वेशन दी है, बिल्कुल रूल है बेसिक से। जैसे देखना बेटा a प्लस b c प्लस d, यानी कि a और b कोई रेक्टेंट है। अब इनसे क्या बनना है बेटा, c और d, यानी कोई प्रोडक्ट बन रहा है। समझ गया ना ये? तो आप देखिए बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा, देखना आप देखिए बेटा अगर इनकी अमाउंट ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तब बोलेंगे इसको फॉरवर्ड रेट। देखिए बेटा इसको, और देखना अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बैकवर्ड रेट। इसको बोल सकते हैं बैकवर्ड बोल सकते हैं। इतना समझ गया ना ये? तो आइए जो मैंने बोला तो इसको अपने लफ्जों में कैसे लिखेंगे बेटा, देखना यहां देखिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोपोर्शनल किसको होगा, यानी कि ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन बेटा मैंने जो है ना ये सिंबल ब्रैकेट, इसको मैंने बताया था आपको, जैसे ये होता है बेटा ये एक एक्टिव मास रिप्रेजेंट करने का सिंबल्स होता है, और यहाँ उसकी कोई वैल्यू होगी बेटा, ठीक। वो वैल्यू जैसे मैंने यहाँ ए की वैल्यू ए कर दी, बी की वैल्यू बी पुट कर दी। तो जितना ज्यादा होगा फॉरवर्ड बेटा मतलब इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी,
तभी रिएक्शन आगे जाएगी। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोपोर्शनल किसका होता है बेटा, ये डी और सी के, यानी कि सी और डी का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होगा, रिएक्शन शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, समझ गया ना, ये पॉइंट है। अब आप देखोगे और पाओगे बेटा यहाँ क्या होगा, एक होगा कांस्टेंट बेटा, यहाँ जो रिएक्शन होगी बेटा इसके लिए देखना, यहाँ मुझे क्या बताएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड, यहाँ बेटा मुझे बताएगा यानी कि रेट कांस्टेंट बैकवर्ड, यानी कि बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बताएगा क्या, बैकवर्ड कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मुझे बताएगा कि फॉरवर्ड कांस्टेंट बताएगा मुझे। क्लियर? तो आप देखिए बेटा यहां से देखिएगा, यहां से तो आप देखोगे बेटा कि जब ये साइन यहां से हटेगा बेटा तो यहां पर क्या मिलेगा, फॉरवर्ड इक्वल टू के और एफ, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। क्लियर? जब ये साइन यहां से हटेगा प्रोपोर्शनल का तो यहां मिलेगा बेटा बैकवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड रेट कांस्टेंट और सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन। इतना समझ में बेटा आया नहीं आया ना? आप यहां से देखिए बेटा कि अगर इनकी अमाउंट ज्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ये लिख दिया मैंने। अगर इनकी अमाउंट ज्यादा होगी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ये देखिए ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा तो इसका रेट में उतना ज्यादा होगा। ये साइन यहां से हटेगा तो यहां से बेटा मुझे ये मिलेगा फॉरवर्ड कांस्टेंट और ये मिलेगा बैकवर्ड कांस्टेंट। अभी हम लोग इनके नाम लिखेंगे। क्लियर ना? ये अब ऐसा देखते हैं बेटा कि जो कंसंट्रेशन ए बी और सी डी, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी वैल्यू बेटा बढ़ेगी धीरे धीरे और इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी। तो जिस टाइम पे बेटा कि इनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, प्लस ग्राफ भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जब इनकी अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब वहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड का जो कांस्टेंट है ना वो क्या होगा, यानी कि उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर है? ये अच्छे से इसको लिखिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ये एक एक पॉइंट बेटा लिखना क्योंकि तभी चीजें आपको बेटा अच्छे से क्लियर आएगा। समझ गया ना? ये हाँ आइए लिखिएगा इस पॉइंट को बेटा देखिएगा और लिखना एट द इक्विलिब्रियम स्टेज, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की जो अवस्था है वहां क्या होगा, लिखना द रेट ऑफ फॉरवर्ड and rate of backward, बेटा इतना दिख रहा नहीं है? हाँ नहीं दिख रहा, दिखता होगा। क्लियर नहीं है? हाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, इसको बेटा ऐसे बोल दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल, ठीक। हाँ रेट क्या होगा, इक्वल रेट होगा, या बोल सकते बेटा इसको यानी कि सेम होगा। जब ये रेट सेम हो जाए बेटा यानी कि फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड है उसी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि उसकी अवस्था को, उसकी कंडीशन को बोलेंगे। क्लियर? हाँ तो लिखिए बेटा यहाँ पर, तो इस प्रकार बोलेंगे यानी कि फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड है इसको बेटा क्या हो गया, ये बराबर हो गया। बराबर कब होगा, लिखना एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, ये फॉरवर्ड रेट और जो बैकवर्ड रेट का जो डायरेक्शन है वो बराबर होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। क्लियर है? और आप जानते हैं बेटा फिर एक मिलता है कांस्टेंट जिसको बोलते हैं यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए इसको बोलते हैं लिखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। समझ गए ना? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इनकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? ये इसकी वैल्यू होती है बेटा, लिखना लिखना द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट टू द बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। जैसे देखना था यानी कि इक्विलिब्रियम तो क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड और जो बेटा बैकवर्ड है इसके रेशियो को बोलते हैं बेटा हम लोग यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ये लिखा है कि द रेशियो किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट और जो बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट होता है इसका नाम बेटा क्या है बेटा, लिख लेना के एफ, और इसको बेटा बोलते हैं हम लोग यानी कि के बी। जो बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट है और जो फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट है इसके रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर? तो अब देखिए बेटा इनकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये आइए, तो इसकी बेटा वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, यहाँ से देखना है। यहाँ से देखिए बेटा एक पॉइंट आपको लिखा हुआ है, जो मैंने आपको ये बताई बेटा, यहाँ देखिएगा इसी को बेटा लिखना चाहिए बेटा, तो आप कैसे लिखोगे उसको? देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे लिखोगे तो आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर ये यानी कि ये वैल्यू बराबर होगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट। तो कैसे लिखोगे बेटा यहाँ पर ये इनकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये देखिए बेटा यहाँ पर यानी कि यहाँ लिखोगे बेटा जो फॉरवर्ड है और ये है बेटा बैकवर्ड, यानी इसको यहाँ से लिखना बेटा, इसको यहाँ से लिखना। हाँ तो के एफ यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, यानी कि फॉरवर्ड और यहाँ से मिलेगा बैकवर्ड और ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन और फिर यहाँ से देखना बैकवर्ड मुझे मिलेगा बैकवर्ड और सी की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। ये चीज मैंने यहाँ लिख दी। तो आप देखिए बेटा जब इनको लिखोगे बेटा यहाँ से लिखोगे तो के एफ ये वाली बेटा मल्टीप्लाई में है ना, अब मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ गया बेटा ये, यानी कि ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। अब बेटा इसको नीचे लिखते हैं हम के बी। तो आप देखिए बेटा इसके मल्टीप्लाई में क्या है, सी की कंसंट्रेशन डी की, तो बेटा ये ऊपर पहुंचेगी सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन। क्लियर? और हम जानते हैं बेटा कि जो कंडीशन बेटा यानी कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है उससे क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है। क्लियर? क्योंकि इक्विलिब्रियम जब भी मिलेगा बेटा जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट क्या होगा, बराबर होगा। अब बराबर होगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, इसको काट देना, वन बचेगा, यहाँ वन बचेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है और इक्विलिब्रियम पे रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड बराबर होता है। बराबर होगा तो बेटा क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वन यहाँ बचेगा, वन यहाँ पर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एफ के मल्टीप्लाई में बेटा क्या आएगा, ए बी आएगा, के बी के मल्टीप्लाई में क्या बेटा सी डी पर पहुंच जाएगा। तो सर ये कहा ना, ये आर एफ और आर बी बेटा कैंसिल हो गए, क्यों? क्योंकि इनका रेट क्या होगा, बराबर होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तभी बोलेंगे हम बेटा इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। क्लियर? तो इनकी वैल्यू बेटा हम ये लिख सकते हैं। आइए देखिए जो मैंने आपको ये बताया, आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग
सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन, और यहाँ ए की कंसंट्रेशन और यहाँ बी की कंसंट्रेशन। और आप देख पा रहे हो बेटा ये केवल किसके लिए है, इक्विलिब्रियम की है ना, और इक्विलिब्रियम है तो यहाँ लिखोगे बेटा यानी कि इक्विलिब्रियम, 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 और इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम यानी केवल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेंगे, बाकी और हम कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। तो फिर लिखना है बेटा कि इसकी वैल्यू क्या है बेटा, KF KB, और यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और एट इक्विलिब्रियम, और यहाँ लिख सकते हैं रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और यहाँ लिख सकते हैं बेटा केवल केवल इक्विलिब्रियम। और बेटा यहाँ लिखना, यहाँ जो वैल्यू होती है बेटा यहाँ पर, यहाँ जैसे इसके ऊपर कोई पावर होगी तो बेटा यहाँ लिखेंगे स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे। अभी आपको समझ में आएगा ये स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक। हाँ, स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पावर में लिखेंगे, इसके पावर में, ठीक। स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अब इसको बेटा बंद करो यहाँ से, और ये चीज बेटा देखना इतनी पूरे चैप्टर की बेटा ये चीज है, क्लियर नहीं है, अच्छे से बेटा इसको जो है नोट करो बेटा अच्छे से इसको, क्लियर। हाँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आइए अभी आपको बेटा मैं ये कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूँ, अच्छे से बेटा इसको ये नोट करो बेटा, इतना क्लियर बेटा मैं ये एक एक पॉइंट बेटा आपको चीजें आना चाहिए बेटा पर, ये क्लियर। देखिए बेटा आइए एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, एग्जांपल देखिए बेटा, यहां से देखना एग्जांपल, जैसे देखना बेटा ये a प्लस 2b और 3c प्लस 2d, ये बेटा कोई रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के लिए कैसे हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे लिखेंगे, तो पहले बताओ बेटा आपको मैं एक चीज, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ 2 है बेटा, ये यहाँ 3 है क्या, यहाँ 2 है नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ ना। तो बेटा इनको बोलते हैं, देखिए बेटा इनको बोलते हैं, सुनिएगा यहाँ पर, यहाँ इनको और इनको और इनको और इनको, बेटा इन्हीं संख्या को बोलते हैं स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। लिखो बेटा इसको बोलते हैं स्टियोमेट्रिक, स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। अब बेटा इतना लंबा चौड़ा लिखोगे बेटा अगला इंसान देखकर डर जाएगा ना, कितना लंबा है बेटा ना, तो इसको छोटा लिखो बेटा, कैसे लिखोगे शॉर्ट में, तो इसको बेटा लिखोगे शॉर्ट में, कैसे शॉर्ट में, स्टियोमेट्रिक और कोएफिशिएंट, शॉर्ट में ऐसा लिखोगे। तो इतना लंबा देख के बेटा अगला इंसान डर जाएगा, पता नहीं क्या बेटा ये, यानी कि एक इसका स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इसका 3, इसका 2। तो अब बेटा जो इक्विलिब्रियम अगर पूछेगा कांस्टेंट कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखिए यहां बेटा क्या लगाते हैं स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि स्टियोमेट्रिक, शॉर्ट में ये लिख दिया मैंने, ठीक। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर ये क्या बेटा, ये चीज है बेटा यहाँ पर, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जहां से कुछ बन के निकल रहा है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जिसकी हेल्प से हम कुछ बना रहे हैं, क्लियर। तो आप देखिए बेटा यहाँ क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट क्या बेटा, C की कंसंट्रेशन कितना है 3, D का कितना बेटा 2, A की कंसंट्रेशन,
अब बेटा यहाँ 1 लिखो या मत लिखो, ठीक। बी की कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पर 2 है, तो ये बेटा क्या आ गया आपका आंसर आ गया। समझ गया ना? ये है ऑप्शन किसका, इसका कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, क्लियर। और ये कंडीशन बेटा जब लिखोगे ओनली फॉर इक्विलिब्रियम, ये केवल इक्विलिब्रियम के लिए ही लिखोगे, इक्विलिब्रियम पे नहीं है तब ये चीज हम नहीं लिखेंगे, क्लियर। कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी हम लोग सीखेंगे। जैसे देखना एक क्वेश्चन और देखना इसमें, ये देखिए एग्जांपल, जैसे देखना बेटा ये 2NH3, ये गैस है कोई बेटा, यहां से नाइट्रोजन दीदी टूट गई और यहाँ बेटा हाइड्रोजन भैया यहाँ से निकल गया, समस्या गंभीर हो गई बेटा। अमोनिया दीदी बेटा चकनाचूर हो गई बेटा, इसमें आज नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन भैया छोड़ते चले गए बेटा। कैसे सॉल्व करोगे देखिए बेटा यहाँ पर, अब इसका बेटा कितना है स्टोमेट्रिक 2, इसका कितना है 1, इसका कितना है 3, कैसे लिखोगे बेटा देखिएगा, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में क्या है बेटा ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, रिएक्टेंट क्या है अमोनिया, क्योंकि इससे बेटा ये बन रहा है, क्लियर। देखिएगा नाइट्रोजन को लिखो, हाइड्रोजन को लिखो, कितना बेटा ये 3 ऊपर लगा दो, यहाँ अमोनिया लिखो बेटा, यहाँ पर अमोनिया कितना बेटा ये 2 है, तो ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल बच्चों वाला है बेटा ये, बस एक बार सीख जाओ कि कैसे लिखेंगे बेटा। यहाँ पर यहाँ बेटा जो होती है यहाँ लिखते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या लिखते हैं यहाँ पर ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हैं, ठीक। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा जैसे 3 1 2 वो पावर बेटा यहाँ चढ़ा दो, इतना क्लियर नहीं है? हाँ नोट करो बेटा, इस तरह का सवाल बेटा बहुत आसान है बेटा, ये सवाल बिल्कुल टफ नहीं बेटा ये, लेकिन फर्क है बेटा कि आपको सारी चीजें आना चाहिए, समझ गया ना ये। हाँ जैसे मैं बेटा एक नया जनरल एक रूल लिख रहा हूँ बेटा, जैसे देखिए बेटा ये इसी का रूल क्या है बेटा, ये रूल है बेटा ये Ma प्लस Pb, यहाँ लिख दिया बेटा मैंने QC और यहाँ लिख दिया मैंने और R और T, क्लियर। अब देखिए बेटा ये चीज क्या है बेटा, ये और ये है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बेटा क्या लिखोगे आप देखिए इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस तरह लिखोगे और इसका स्टोइकोमेट्रिक Q, प्रोडक्ट D, इसका स्टोइकोमेट्रिक R। अब यहां देखिएगा A का स्टोइकोमेट्रिक M, B का स्टोइकोमेट्रिक कितना बेटा ये है P। तो ये बेटा क्या आ गया जनरल फार्मूला बेटा आपका आ गया बेटा, ये है कांस्टेंट और ये किसके लिए बेटा ये ओनली फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये केवल इक्विलिब्रियम के लिए ही है बेटा ये, क्लियर। और इसकी चर्चा बेटा मैं ढेर सारी चर्चा करेंगे हम लोग, आने की कल करेंगे हम लोग, समझ गए ना ये। तो इस तरह का सवाल लिख लो बेटा, देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो पावर है उसको ऊपर लिख दो, इनकी कंसंट्रेशन ऐसे लिख दो, तो ये क्या मिल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गया, क्लियर। तो अब आपका यहाँ से जो टॉपिक है बेटा ये एक्टिव मास वाला कैसे निकाला हम लोगों ने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला, प्लस अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम की प्रेशर होगा तो डिफाइन कैसे करेंगे, केपी कंसंट्रेशन होगा या कुछ सॉल्यूशन होगा कैसे डिफाइन करेंगे, प्लस अगर मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में है कैसे डिफाइन करेंगे वो सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, क्लियर ना ये। तो बेटा आज हमारा क्या टॉपिक खत्म हुआ बेटा कि फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है इक्विलिब्रियम की, सेकंड एक्टिव मास, ठीक बेटा।
अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। ओके बाय।